हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली थी वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में। किसके बारे में? वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सॉइल इरोजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन या मृदा क्षरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, बात करेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक एक करके सभी टॉपिकों पर बात करते हैं। देखिए सॉइल इरोजन जो है वह सिंपली भाषा में यदि हम समझें तो सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि सॉइल तो आप जानते ही होंगे सॉइल क्या होता है। देखिए जो सॉइल होती है, सॉइल लगभग जिस पर हम लोग कृषि करते हैं, कृषि जिस पर हम करते हैं उसकी लगभग ऊपर की 15 से 25 सेंटीमीटर ऊपर की सतह, लगभग ऊपर की 15 से 25 सेंटीमीटर की जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? सॉइल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सॉइल कह देते हैं अपने केस में। बिकॉज हमें सिर्फ जो खेती करनी होती है, जो कृषि करनी होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊपर से निचली भूमि तक हमें खेती करनी होती है, तो वही हमारे लिए उपयोगी होती है। इसीलिए हम उसे क्या कह देते हैं? इसीलिए हम उसे सॉइल कह देते हैं। सिंपल भाषा में यदि हम समझे, वैसे तो सॉइल की परिभाषा बहुत लंबी है, ठीक है, कई वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल सी बात समझ रहे हैं, और वह है कि जो आपकी मृदा होती है लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर की जो ऊपर की सॉइल होती है, उसे हम क्या, ऊपर की जो मृदा होती है उसे हम क्या कह देते हैं? सॉइल या मृदा कह देते हैं। अब यही जो मृदा होती है जो हमारे लिए आवश्यक है, जो मृदा होती है इसका क्या होना, इसका एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, या जिसे हम इंग्लिश में सॉइल इरोजन कह देते हैं। जो आपकी ये 15 से 25 सेंटीमीटर की जो ये सॉइल होती है, इसका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन हो जाना क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। लेकिन अब ये होता किन किन विधियों के द्वारा है? इसमें कई फोर्सेस लगते हैं। अब उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? जैसे आपका वाटर के द्वारा भी हो सकता है, दूसरा आपका एयर यानी कि विंड के द्वारा भी हो सकता है, जिसे हम वाटर इरोजन कह देते हैं। यानी कि यदि यह वाटर के द्वारा हो रहा है, तो यदि कोई मृदा की ऊपरी सतह जब वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसे हम वाटर इरोजन कह देंगे। और यदि वही मृदा यदि किसी वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन यदि उसका हो रहा है, तो उसे हम वाटर इरोजन ना कह के उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम विंड इरोजन कह देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि इरोजन क्या होता है। इरोजन जो आपकी ऊपर की सॉइल होती है लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर की, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन करना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यह दो प्रकार से होता है, एक तो आपका विंड इरोजन और दूसरा दो फोर्सेस के द्वारा होता है। प्रकार यहाँ पर अभी हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वैसे तो ये प्रकार ही है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दो फोर्सेस इस पर लगते हैं। किसके ऊपर? मृदा के ऊपर। जो आपका पहला होता है विंड और दूसरा होता है वाटर। ठीक है, तो इनके द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है, तो जब किसी पार्टिकल्स के ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है तो उनका क्या हो जाता है? उनका डिटैचमेंट हो जाता है। यानी कि यदि हम वाटर इरोजन के बारे में थोड़ी सी यदि हम बात करें, यानी कि पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इरोजन के बारे में ही, कि आपको कोई परिभाषा याद नहीं रखनी है, कोई परिभाषा याद नहीं रखनी है, सिर्फ उसमें इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो आपका पहले क्या होगा? पहले होगा डिटैचमेंट। क्या होगा? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के बाद होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका होगा डिपोजिशन। यानी कि ये तीन टर्म आपको याद रखने हैं। कौन कौन से तीन टर्म याद रखने हैं? पहला होगा डिटैचमेंट, दूसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा होगा डिपोजिशन। बोले ये क्या है? देखिए डिटैचमेंट का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स का अलग होना, यानी कि टूटना। जब कोई एक पार्टिकल्स, जैसे मान लिया ये पार्टिकल्स है, इस पर क्या हुआ? जैसे आपका ये पार्टिकल्स है, वाटर जैसे ही आपकी वर्षा होती है, तो वर्षा जैसे ही होती है तो वहां पर क्या होता है? मान लीजिए कि वाटर के द्वारा यदि इरोजन हो रहा है, तो वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद जो वर्षा की बूंद है वह यहाँ पर गिरी इस पार्टिकल्स के ऊपर, तो वह फोर्स से गिरती है। उसमें एक फोर्स होता है, उस फोर्स से गिरती है। तो जब वह फोर्स से गिरती है
तो उसके नीचे की जो कुछ सतह होती है, जिस पार्टिकल्स के ऊपर वह मृदा की बूंद वर्षा की बूंद गिरती है, तो वहां से वो पार्टिकल्स टूटकर भिन्न भिन्न जगहों पर वह फैल जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा छोटी छोटी कण में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर वह बिखर जाते हैं। तो जब वह बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद उनका क्या होता है, यानी कि वह अलग हो गए, और अलग होने के बाद जब वो अपवाह के रूप में पानी एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है, आई होप कि आपने अपवाह पढ़ लिया होगा, हमने पिछले वीडियोस में बताया है। यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना। रन ऑफ के माध्यम से पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, और जब यह पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, जब यह वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो ये जो पार्टिकल्स आपके टूटे हुए पड़े हैं आपकी सॉइल पर, यही पार्टिकल्स वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब यह कहां तक जाएंगे, जब तक इनको प्लेन सरफेस मिलेगी। कैसी सरफेस मिलेगी, जब तक इनको सरफेस प्लेन मिलेगी तब तक तो ये चलते चले जाएंगे। लेकिन इन्हें हो सकता है कि रास्ते में ही कहीं एक गड्ढा मिल गया छोटा सा, जहां पर थोड़ी सी निचली सी जगह है। आप समझ सकते होंगे मेरा कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पर भी इनको छोटा सा गड्ढा या छोटा सा कहीं निचला स्थान मिल गया, वहीं पर ये उसके सहारे नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से पानी होकर के निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, वाटर इरोजन कह देते हैं। ठीक है, बात क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वाटर इरोजन क्या होता है। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं सॉइल इरोजन की, जिसमें 3 प्रोसेस आपको याद रखनी है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तो पार्टिकल से टूटा, तो टूटने की क्रिया को हमने कह दिया डिटैचमेंट, और यहां से यहां तक जो पहुंचा उस क्रिया को हमने कह दिया ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित तो होना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जहां पर यह रुक गया जाकर के, जो निचला स्थान था, जो गड्ढा था, वहां पर उसमें जो फंस गया जाकर के, तो वहां पर जहां पर यह एकत्र हो जाता है, जहां पर यह रुक जाता है, उसे हम कह देते हैं क्या, उसी को हम कह देते हैं डिपोजिशन। उसी को हम क्या कह देते हैं, डिपोजिशन कह देते हैं। ठीक है, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड होकर के नहीं पढ़ना है, चीजों को इस प्रकार से पढ़ना है कि जो है आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। वाटर की बूंद आई, पार्टिकल्स पर गिरी, पार्टिकल्स अलग हुए, उसे हमने क्या नाम दे दिया, डिटैचमेंट। उसके बाद जब पार्टिकल्स अलग हुए, तो जब अपवाह बन के वह जल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा, तो वहां से जब वह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा, तो उसे हमने नाम दे दिया क्या, ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज वह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं, तो उसे हम नाम क्या दे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन। और जब ट्रांसपोर्टेशन नाम दे देंगे, तो जहां पर उस पार्टिकल्स को जगह मिलेगी वहीं पर वह रुक जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, जिसे हम डिपोजिशन कह देते हैं। तो बस यही 3 टर्म आपको याद रखने हैं, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी आपको सॉइल इरोजन की जो आपकी परिभाषा होगी, उसमें ये 3 टर्म जरूर आपके यूज होंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि यह जो है आपकी किसकी परिभाषा है, यह जो है आपकी सॉइल इरोजन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखिए, यह भी हमने आपको बता दिया कि मृदा की ऊपर की 15 से 25 सेंटीमीटर की जो ऊपर की लेयर होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम सॉइल या मृदा कह देते हैं। ठीक है, जिस पर हम कृषि करते हैं। उसके बाद देखिए, बात आती है कुछ डाटा के बारे में हम बात कर लेते हैं कि लगभग भारत में, यानी कि इंडिया में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर, कितनी, भारत में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर, भारत में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर आपकी मृदा अपरदन से समस्याग्रस्त है। कितनी मृदा, 150 मिलियन हेक्टेयर मृदा आपकी मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन से इफेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको पता होगा कि इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका 329 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से माइनस कर दीजिए 150 मिलियन हेक्टेयर ऐसी मृदा जो कैसी है, जो आपकी इरोडेड सॉइल है। इरोडेड का मतलब वह इरोजन उसका हो रहा है, वह कितनी है, 150। इसमें से यदि हम 150 घटाएंगे तो जितना बचेगा वह आपकी जो आपकी सॉइल आएगी। अब उसमें से भी हमने आपको वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में बताया था पिछले वीडियोस में वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में बताया था। तो वाटर लॉक्ड सॉइल जो थी, उनका क्षेत्रफल कितना था भारत में, वाटर लॉक्ड सॉइल का क्षेत्रफल था
60 लाख हेक्टेयर। कितना था? 60 लाख हेक्टेयर भारत में वाटर लॉग्ड सॉइल पाई जाती है, जबकि भारत का टोटल जो आपका क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, वह है 329 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 150 मिलियन हेक्टेयर आपकी जो मृदा है वह कैसी है? इरोडेड सॉइल है, जिसे हम कह सकते हैं जिसका सॉइल इरोजन होता है। अब 150 मिलियन हेक्टेयर को भी हमने दो भागों में वर्गीकृत किया। अब वह दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बाई वाटर और दूसरा है बाई विंड। ऐसा इरोजन जो विंड के द्वारा होता है और दूसरा इरोजन जो आपका वाटर के द्वारा होता है। ठीक है, अब विंड के द्वारा जितना इरोजन होता है वह कितना होता है उसको भी जान लेते हैं, और जो आपका वाटर के द्वारा होता है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, मोटा मोटा जानने की यदि हम कोशिश करें तो लगभग 139 मिलियन हेक्टेयर, कितना? सॉरी, 139, 112 या 111 कह सकते हैं, 111 मिलियन हेक्टेयर, 111 मिलियन हेक्टेयर जो है वह आपकी किसके द्वारा? वाटर के द्वारा इरोडेड सॉइल है। वाटर के द्वारा 111 मिलियन हेक्टेयर सॉइल का इरोजन होता है, जबकि यदि हम विंड की बात करें तो लगभग 39 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से 150 में से कितना घटा दें? 111 घटा दें तो लगभग 39 मिलियन हेक्टेयर ही बचेगा। 139 मिलियन हेक्टेयर जो सॉइल है वह कितनी है? वह आपकी बाय विंड के द्वारा इरोडेड है। ठीक है, बात क्लियर समझ में आई? ये जो आपका डाटा है वो बिल्कुल तैयार करके रखना कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 150 मिलियन हेक्टेयर आपका इरोडेड सॉइल है। ठीक है, और 60 लाख हेक्टेयर जो है वह आपका कितना है? वह आपका वाटर लॉग्ड सॉइल है। ठीक है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा, इनके बारे में भी हमने आपको इसका डाटा दिया है। ठीक है, लगभग आपके क्षेत्र में लगभग 70 लाख हेक्टेयर मृदा आपकी कैसी पाई जाती है? अम्लीय, लवणीय, क्षारीय मृदाओं के हिसाब से आप देख लेना जो भी मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर कट। इसका एक वीडियो हम और बना देंगे, टेंशन ना लेना, एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो वहां पर हम डाटा पूरा क्लियर कर देंगे। यहाँ पर इतनी बात समझिए, जो बाई वाटर के द्वारा है वह 111 मिलियन हेक्टेयर है, और जो बाई विंड के द्वारा है वह 39 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये तो हो गया इसका डाटा। अब बात करते हैं कि मृदा अपरदन के जैसे ये जो डाटा है बाई वाटर और बाई विंड का, इसमें से कितने जगह पर हम खेती करते हैं, कितने जगह पर हम कृषि करते हैं, इसमें से भी 150 मिलियन हेक्टेयर में से कितने जगह पर हम खेती करते हैं? तो लगभग 85 मिलियन हेक्टेयर, 85 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर हम खेती कर लेते हैं, और बाकी जो भूमि है उस पर वह हम खाली छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? फैलो छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 150 मिलियन हेक्टेयर आपका टोटल इरोडेड सॉइल है, जिसमें से वाटर के द्वारा 111 मिलियन हेक्टेयर है, और 39 मिलियन हेक्टेयर बाई विंड के द्वारा है, जिसमें से 150 मिलियन हेक्टेयर में से 85 मिलियन हेक्टेयर जो आपकी सॉइल है वह कैसी है? वह आपकी खेती करने लायक है, जिस पर हम खेती करते हैं, जो कि कल्टीवेटेड है 150 मिलियन हेक्टेयर में, और बाकी की जो सॉइल है उस पर हम खेती नहीं करते हैं। ठीक है, 150 मिलियन का डाटा है ये, 150 मिलियन में से 85 मिलियन पर हम खेती करते हैं, बाकी हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो बात हो गई। अब देखिए, जो आपकी इरोडेड सॉइल होती है, यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है, उसका होने का क्या कारण होता है, यानी कि कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली अब नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अब जो स्टूडेंट है उनका भी जो माइंड है बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा अच्छे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के कुछ घुमा के क्वेश्चन, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी बातें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उनको समझते हैं। बनने के यदि हम कारण की बात करें, किसकी? बनने के कारण की यदि हम बात करें तो बनने के कारण में पहला आता है आपका, पहला कौन सा कारण है? मृदा के ऊपर वनस्पतियों का अभाव। पहला कारण है मृदा के ऊपर वनस्पतियों का अभाव। पहला कारण है मृदा के ऊपर वनस्पतियों का अभाव। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपकी कोई क्रॉप है, मान लीजिए आपकी कोई क्रॉप है, आपने कोई क्रॉप लगाई, और यदि उसकी जो फॉलिएज है वह डेंस है। डेंस का मतलब उसमें पत्ती इतनी घनी है, और उसका जो पत्ती इतनी घनी है, उसके जो डेंस फॉलिएज है कि नीचे जो आपका क्या है, नीचे जो इसका रेडिएशन है वह डायरेक्टली नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, जो यहाँ से जो सोलर रेडिएशन होता है वह नीचे नहीं जा पा रहा है, या फिर जो वायु चलेगी
क्योंकि वायु के द्वारा होता है या विंड के द्वारा होता है और या फिर वाटर के द्वारा होता है। जब ऊपर से पानी बरसेगा तो सीधा पानी मृदा की सतह पर न गिरकर पहले वह कहां गिरेगा, पहले वह गिरेगा पत्ती पर, मतलब लीफ के ऊपर। और जब लीफ के ऊपर गिरेगा तो लीफ के ऊपर गिरने के बाद वह उसका जो प्रेशर है वह पूरा लीफ पर आ जाएगा और यहां से उसकी जो ऊपर से गिरने की जो क्षमता थी वह नीचे आकर के उसकी जो मूवमेंट होती है वह कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो गति होगी वह कम हो जाएगी और जब कम हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स है वह पहले ज्यादा टूटेंगे यदि डेंस फॉलिएज नहीं होगा। और जब डेंस फॉलिएज होगा, हमारी वनस्पति होगी, किसी मृदा के ऊपर जब वनस्पति होगी तो वहां पर पार्टिकल्स का डिटैचमेंट ज्यादा नहीं होगा और जब डिटैचमेंट ज्यादा नहीं होगा, पार्टिकल से पार्टिकल नहीं टूटेंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो उनका डिपोजिशन भी नहीं होगा। तो जब डिपोजिशन नहीं होगा तो सॉइल इरोजन भी इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस पर डेंस फॉलिएज होना बहुत आवश्यक है। तो डेंस फॉलिएज का इस समय कमी है क्योंकि ज्यादातर जो आपने देखा होगा जो वनस्पति है वो ज्यादातर आपके जंगल भी कटवाए जा रहे हैं, वनस्पतियां भी कटवाई जा रही है। तो इससे क्या है, इससे हमारा लॉसेज है, इससे हमारा क्या है, इससे हमारा लॉस है। तो यही है कि मृदा के ऊपर यदि वनस्पतियों का अभाव रहेगा तो सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम लगभग ऐसी वनस्पतियों का ही प्रयोग करते हैं जो कि घास वाली होती हैं, आच्छादित होती हैं, जो कि ऊपर से मृदा को ढके रहती हैं। ठीक है, अब यदि जैसे मान लीजिए यदि आपकी मृदा खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई भी वनस्पति नहीं है, उस पर जब कोई भी वनस्पति नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर जब आपकी मान लीजिए कोई वनस्पति नहीं है, जैसे मान लीजिए वायु आपकी चली, विंड चली, तो उसके ऊपर जो विंड का प्रेशर होगा उस प्रेशर से काफी पार्टिकल्स टूट जाएंगे, डिटैचमेंट हो जाएगा और वायु के वेग के साथ विंड वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो उसके साथ वह एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। इस प्रकार से इनका क्या होगा, इस प्रकार से इनका सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, और जब वाटर की भी बात करते हैं तो वाटर ऊपर से गिरेगा तो पहले वह फॉलिएज पर गिरेगा, फॉलियर पर गिरेगा, तो जब वो फॉलियर पर गिरेगा तो उस मूवमेंट के साथ नीचे नहीं आ पाएगा जिससे पार्टिकल डिटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब डिटैच नहीं हो पाएगा तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो डिपोजिशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से तीनों में से जब कोई एक क्रिया नहीं होगी तो वहीं पर आपका जो सॉइल इरोजन है वह कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सॉइल इरोजन को कम ही तो करना है, बिकॉज जब सॉइल इरोजन कम होगा तो हमारी जो मृदा है उस पर हम अच्छा कल्टीवेशन कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मृदा के ऊपर वनस्पतियों का अभाव। दूसरा है आपका जंगलों की कटाई। ठीक है, जंगलों की कटाई सीधा सीधा आपने देखा होगा कि लिखा होता है आपकी किताबों में, बुक्स में, जंगलों की कटाई सीधा सीधा लिखा होता है कि सॉइल इरोजन का एक कारण है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से सॉइल इरोजन का कारण है, तो इसमें से कोई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई आपको एक सही करना होगा। ठीक है, तो जिसमें से आपका दे दिया जाता है जंगलों की कटाई। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस यह वर्ड है, जंगलों की कटाई बहुत ही ज्यादा फेमस वाक्य है, इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए, जंगलों की कटाई का मतलब है यदि हमने क्या किया हुआ है, हमारे जो जंगल है, जंगलों का भी थोड़ा सा आप डाटा देख लेना, हमने फॉरेस्ट टीम बताया हुआ है, नहीं बताया है तो हमने 2021 वाली जो रिपोर्ट है 2021 की शायद 2000 जो नई रिपोर्ट आई है 2021 वाली, हाँ 2021 वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है हमने क्या किया हुआ है, पूरा डाटा बनाया है, एक नई वीडियो बनाई है, उसको देख लेना, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं। फॉरेस्ट्री आपका एक नया सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट्री आपका एक अलग से सब्जेक्ट है, वहां पर क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कहाँ पर एरिया वाइज ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कहाँ पर परसेंटेज वाइज ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे आपका एरिया वाइज एमपी में है, ठीक है, और आपका परसेंटेज वाइज आपका मिजोरम में है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल कवर कितना है। ठीक है, ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, पिछले वीडियोस हमने बताया है, नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देखिए। बात करते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। जंगलों की कटाई का मतलब होता है यदि हम जंगल को काट देते हैं, जंगलों की जब कटाई कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, अभी हमने बात की फॉलिएज की, जब जंगलों की कटाई करेंगे तो फॉलिएज जो होगा वह कम होगा। या तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, दूसरी चीज हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो जंगल होते हैं उनकी जो जड़ें होती है, जो आपके पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है, वह जड़ें मृदा को कॉम्पैक्ट बनाए रहती है, मृदा को जकड़े रहती है, मृदा को एक तरीके से पकड़े रहती है। तो जब वह मृदा को पकड़े रहती है, एक दूसरे से वह कनेक्ट रहती है, तो इस प्रकार से जब कोई भी हवा चलती है या वाटर जब नीचे आता है
रेनफॉल होती है तो उस प्रकार से इनका डिटैचमेंट नहीं हो पाता है, और जब डिटैचमेंट नहीं हो पाता है तो सॉइल इरोजन कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, तो दूसरा कारण है आपका किसका, जंगलों की कटाई का। उसके बाद अगला है खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना। अगला है खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना, पशुओं का अत्यधिक चरना, खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना का मतलब है, देखिए पशु क्या चरेंगे, ग्रासेस, ग्रासेस होंगी, जो भी वनस्पति होगी उसी को तो चरेंगे, उसी को खाएंगे। जब वनस्पतियों को चरेंगे और जब इसकी चराई अत्यधिक ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर जो घासें होंगी वह कम मात्रा में हो जाएंगी, और जब घासें कम मात्रा में हो जाएंगी तो वहां पर उनका जो फॉलिएज है, ऊपर का जो फॉलिएज है और उसके मृदा को पकड़ने वाली जो जड़ें हैं वह कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, उनका लॉस होगा। और जब उनका लॉस होगा तो उसके ऊपर कोई आच्छादन नहीं रहेगा, किसके ऊपर, मृदा के ऊपर। जब मृदा के ऊपर कोई आच्छादन नहीं रहेगा तो वहां पर क्या होगा, हमारा सॉइल इरोजन प्रमोट होगा, सॉइल इरोजन बढ़ेगा। तो जैसे हम क्या कह देते हैं, सॉइल इरोजन को प्रमोट करने का यह भी एक कारण होता है कि पशुओं का अत्यधिक चरना। ठीक है, उसके बाद अगला है स्थानांतरित खेती या झूम खेती। इसके बारे में हमने आपको बताया भी है, स्थानांतरित खेती या झूम खेती, इसके बारे में हमने आपको बताया भी है कि ये क्या होता है। स्थानांतरित खेती का मतलब होता है, इसे हम नाम देते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्ट हो जाना। शिफ्ट होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। अब ये शिफ्ट कहां पर होते हैं, जहां पर जंगल अधिक होते हैं। जंगल कहां पर अधिक होते हैं, बात वही आई कि जंगल जहां पर कहां पर अधिक होते हैं, जैसे आपका एरिया वाइज एमपी है, परसेंटेज वाइज आपका मिजोरम है। ठीक है, तो यहाँ पर जंगल अधिक पाए जाते हैं। यह जो है आपका साउथर्न एरिया होता है, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं इनको खेती करने का जो बिकॉज यहाँ पर जंगल ज्यादा होते हैं और एरिया जो है ज्यादा तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है वह पूरे जंगल से कवर रहता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो आपके पास एरिया पड़ा हुआ है, जो आपके पास फील्ड पड़ा हुआ है, उस जो आपके जंगल है उनको काट देते हैं। जंगलों को जब काटेंगे तो भाई वही बात आ गई जो हमने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि जंगलों की कटाई होगी तो सॉइल इरोजन प्रमोट होगा। दूसरी चीज, जंगलों को काट करके ये खेती करते हैं। जब जंगलों को काट करके ये खेती करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सॉइल इरोजन प्रमोट होता है। बिकॉज इनका जो इनको जला देते हैं, ये या तो जला देते हैं और या फिर इनको जंगलों को काट देते हैं। जलाने से इनको वहां पर ऑर्गेनिक मैटर या कुछ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं। 2-3 साल तक ये लोग वहां पर खेती करते हैं, और जब खेती करते हैं उसके बाद वहां पर किसी भी प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो फिर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर यह स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी स्थानांतरित खेती के अंतर्गत आती है। और स्थानांतरित खेती में हम क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, और जलाने के बाद एक जगह दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यह क्रिया प्रमोट करती है आपकी किसको, सॉइल इरोजन को। किसको प्रमोट करती है, सॉइल इरोजन को प्रमोट करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है अनुचित कृषि पद्धति। अनुचित कृषि पद्धति मतलब ऐसी पद्धति को अपनाना, अनुचित कृषि पद्धति, कृषि पद्धति ऐसी पद्धति को अपनाना जिससे सॉइल इरोजन प्रमोट होता है, जिससे सॉइल इरोजन प्रमोट होता है। अब अनुचित का मतलब यहीं पर जस्ट उल्टा कर दीजिए कि हम इस प्रकार से कृषि पद्धति को अपनाएं जो कि हमारे लिए उचित हो। उचित कैसे होगी, हम इस प्रकार से क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन इस प्रकार से लगाएं ताकि जैसे हमने गहरी जड़ वाली फसलें बोई थी हम उथली जड़ वाली बोएं, और ऐसी फसलें जहां पर इरोजन होता है, पानी ज्यादा बरसता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर ऐसी फसलों को सिलेक्ट करेंगे जो कि सॉइल इरोजन को रोकती होंगी, सॉइल इरोजन को प्रमोट ना करके वह सॉइल इरोजन को रोकती होंगी, डिक्रीज करती होंगी। वहां पर हम ऐसी फसलों को बोते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूंग हो गया आपका, विग्ना रेडिएटा होता है, विग्ना मूंगो होता है, ये जो है आपके सॉइल इरोजन को प्रमोट ना करके ये सॉइल इरोजन को रोकती है। ठीक है, तो इन्हीं प्रकार की क्रॉप्स को हम सिलेक्ट करेंगे, और इन्हीं प्रकार की जब क्रॉप्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर सॉइल इरोजन प्रमोट ना हो करके क्या होगा, वह जो है रुक जाएगा, कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो अनुचित कृषि पद्धति को हम ना अपना करके उचित कृषि पद्धति को अपनाएं। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, अनुचित कृषि पद्धति को हम अपनाते हैं, यही एक कारण है किसका, सॉइल इरोजन को बनने का कारण है। ठीक है, उसके बाद मृदा का उचित प्रबंध ना होना। मृदा का उचित प्रबंध का मतलब है जैसे हमने अपने खेत में कोई भी जल निकास नाली बनाई है,
ठीक है, उसको इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करें ताकि जो हमारी मृदा, जो हमारा फील्ड है, उसकी मिट्टी सिर्फ हमारे खेत में ही रहे, कहीं दूसरी जगह ना जाए। तो यह एक उचित प्रबंध हो सकता है हमारी मृदा को रोकने का। ठीक है, फसल अवशेषों को जलाना, फसल अवशेषों को जलाना, जो भी आपके फसल अवशेष होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम जला देते हैं। तो इनको हम जला देते हैं, तो यह जो है प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, सॉइल इरोजन को प्रमोट करने वाली प्रक्रिया है, जो कि हमने आपको बता दी कि मृदा के ऊपर वनस्पतियों का अभाव, जंगलों की कटाई, खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना, स्थानांतरित खेती या झूम कल्टीवेशन, जिसे हम झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, तरह तरह के नाम इनको दिए जाते हैं। अनुचित कृषि पद्धति, और उसके बाद अगला है आपका फसल अवशेषों का जलना। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, सॉइल इरोजन के बनने के कारण है। ठीक है, क्या है ये जो है आपके सॉइल इरोजन के बनने के कारण है। ठीक है, तो इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे सॉइल इरोजन के बारे में। अब देखिए इसमें जो है आपका सॉइल इरोजन के, यदि हम प्रकार की बात करें, सॉइल इरोजन के जो प्रकार होते हैं, मृदा अपरदन के प्रकार कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम मृदा अपरदन के प्रकार के बारे में यदि हम बात करते हैं, मृदा अपरदन के प्रकार, मृदा अपरदन के प्रकार, तो मेनली मृदा अपरदन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला तो होता है आपका नेचुरल, पहला तो होता है आपका नेचुरल, और दूसरा होता है आपका एक्सीलरेटेड। क्या होता है, एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड इरोजन, और दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है आपका नेचुरल इरोजन। ठीक है, अब देखिए नेचुरल इरोजन में क्या होता है कि यहां पर भी इरोजन तो यहां पर भी होता है, लेकिन नेचुरल इरोजन में जो आपका इरोजन होता है उसकी मात्रा कम होती है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्वरित, क्या कह देते हैं, त्वरित अपरदन या त्वरित क्षरण कह देते हैं, त्वरित अपरदन या त्वरित क्षरण कह देते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक चरण। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसके भी कई कारण होते हैं, लेकिन इसका जो कारण है वह सिर्फ इतना है कि इसमें जो है कोई समस्या नहीं होती है। इसे सामान्य अपरदन या भूगर्भीय अपरदन भी कहते हैं। इनमें निम्न क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इससे कोई भी प्रकार की हमें हानि नहीं होती है, लेकिन इसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनको जान लेते हैं ताकि आपसे हो सकता है कि पूछ ले। तो जैसे आपका इसके अंतर्गत आता है लीचिंग इरोजन, कौन सा हो जाता है, लीचिंग इरोजन होता है। नंबर बी पर आपका आता है लीचिंग इरोजन, नंबर बी पर आपका आता है सरफेस इरोजन, सरफेस इरोजन। ठीक है, और उसके बाद नंबर सी पर आता है आपका भूस्खलन, भूस्खलन, लैंड स्लाइड जिसे हम बोलते हैं, भूस्खलन, लैंड स्लाइड जिसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लैंड स्लाइड बोल देते हैं। और डी नंबर पर अगला आता है आपका ऑक्सीकरण। इसमें से आपको ज्यादा चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि नेचुरल इरोजन में सिर्फ इतना होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की हमें हानि नहीं होती है, इसमें सामान्य रूप से इरोजन होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, तो ये सामान्य है। ठीक है, इसीलिए सामान्य, इसीलिए इसे हम भूगर्भीय या जियोग्राफिकल इरोजन के नाम से भी जानते हैं। लीचिंग इरोजन इसका एक प्रकार है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि लीचिंग इरोजन प्रकार है किसका, नेचुरल इरोजन का। सरफेस इरोजन प्रकार है किसका, नेचुरल इरोजन का। तो जो लीचिंग इरोजन है वह क्या है, लीचिंग इरोजन जो है वह, इसमें क्या होता है, लीच करना। लीचिंग का आप डेफिनेशन जानते होंगे कि द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर, और किसके साथ, विथ सॉल्ट एंड मिनरल्स, किसके साथ जाते हैं, नीचे उनका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, क्या होता है, सॉरी, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उनका, किसका, वाटर का, किसके साथ, सॉल्ट एंड मिनरल्स के साथ, किसके साथ, सॉल्ट एंड मिनरल्स के साथ। अब यहाँ पर इरोजन किसका हो रहा है, सॉल्ट एंड मिनरल, जो भी न्यूट्रिएंट्स है बस कहां पर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसे नाम क्या दे दिया, लीचिंग इरोजन नाम दे दिया। ठीक है, कहाँ के ये जा रहे हैं, सॉइल सरफेस के। ठीक है, सॉइल, अब सरफेस इरोजन मतलब ऊपरी वाली सतह का इरोजन हो रहा है। ठीक है, भूस्खलन में यह कई प्रकार का होता है, जैसे आपका कंकड़ है, पत्थर है, और उसके बाद जो आपकी चट्टान है वह टूटने लगती है। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है वनस्पति ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनके जो है क्या होते हैं, नेचुरल इरोजन के प्रकार। एक्सीलरेटेड का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, एक्सीलरेटेड क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा जैसे जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्वरित अपरदन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को गति देना, क्या देना,
गति देना। जैसे आपकी बाइक होती है यानी कि मोटरसाइकिल, ठीक है, उसमें एक एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसकी जो गति होगी, उसकी जो चाल होगी वह नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं वैसे ही क्या होता है, उसकी चाल बढ़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से यह है, इसमें क्या है, इरोजन की चाल बढ़ती है। क्या बढ़ती है, चाल बढ़ती है। एक्सीलरेटेड इरोजन कह दिया इसे हमने, क्या कह दिया, एक्सीलरेटेड इरोजन कह दिया, ठीक है। इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम इतना जान लेते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 50% भाग नष्ट हो चुका है। किसके द्वारा, एक्सीलरेटेड इरोजन के द्वारा। लगभग 50% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, बात आ गई ना। अब यदि पता होगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर का 50% कितना हुआ, 50% कितना हुआ, वह जितना 50% हुआ उसका टोटल आपका त्वरित इरोजन के द्वारा यानी कि एक्सीलरेटेड इरोजन के द्वारा इसमें जो है क्या हो रहा है, नष्ट हो चुका है। 50% भाग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का नष्ट हो चुका है, किसके द्वारा, एक्सीलरेटेड इरोजन के द्वारा, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 25 से 30 मिलीमीटर मृदा बनने में लगभग 300 वर्ष लगता है। इसमें इरोजन की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है, जो मूवमेंट होती है, जो चाल होती है वह ज्यादा होती है प्राकृतिक अपरदन की अपेक्षा, ठीक है। तो लगभग जो आपकी इरोजन जो सॉइल सरफेस होती है उसको लगभग 25 से 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, हाँ 30 मिलीमीटर मृदा बनने में लगभग कितना, 300 वर्ष का समय लगता है। 300 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। अब यहीं पर हम आपको चीज बता दें, जो आपके होराइजन पड़े होंगे, होराइजन यानी कि ए होराइजन, बी होराइजन, सी और सॉइल प्रोफाइल में आपने पढ़े होंगे, तो जो होराइजन होते हैं उसको एक होराइजन को बनने में लगभग 250 ईयर लगते हैं। कितने, 250 ईयर, ठीक है, याद रखना। 25 से 30 मिलीमीटर मृदा बनने में लगभग 300 वर्ष का समय लगता है। कितना, 300 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। तो ये बात थी आपकी किसकी, एक्सीलरेटेड। यहाँ पर ज्यादा होता है बिकॉज होना चाहिए इरोजन, लेकिन इतना नहीं, ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पर ज्यादा है। 300 वर्ष में आपकी कितनी मृदा बन पाती है, 25 से 30 मिलीमीटर, ठीक है। और उसका जब ज्यादा इरोजन होगा तो वह मृदा नष्ट होगी, और जब मृदा नष्ट होगी तो वहां पर हम कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वह कम हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत भाई बढ़िया है मान, ठीक है। तो जब तक ये चीज नहीं हो पाएगी ना तब तक हम इस चीज को नहीं रोक पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रोडक्शन जो है पर एरिया बढ़ाना है। इस प्रकार से हम इन चीजों को ध्यान में रख करके खेती को कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टोटल का टोटल क्या, सॉइल इरोजन, ठीक है। इसके प्रकार जैसे वाटर इरोजन, विंड इरोजन, लगभग 2-3 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। सॉइल जो है आपकी सॉइल साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसका भी काफी मैटर है आपका विंड इरोजन का और सॉइल इरोजन, विंड इरोजन और वाटर इरोजन का। तो पहले वाटर इरोजन, फिर उसके बाद विंड इरोजन, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग कल हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इतना, यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है। और इतना सा जरूर आप एक बार कर लें कि जिसे नहीं पता है कि पेपर की तैयारी अच्छी से हमारे चैनल पर हो रही है तो प्लीज उसको बता दें और एक बार शेयर अवश्य कर दें, ठीक है, ताकि जो आपके साथी हैं उन तक जो है वीडियो अवश्य पहुंचे और उनका भी पेपर अच्छा हो, ठीक है। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।